नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियाँ। पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियाँ क्या होती है। देखो, पृथ्वी की जो संरचना है उस संरचना के अंदर क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। ठीक है, किसके कारण आए, चाहे वो आंतरिक कोई कारण होगा या फिर कोई बाह्य कारण हो सकता है, तो वो जो कारण होगा उसे कहा गया शक्ति। ठीक है, कारण क्या है, कारण को क्या बोल दिया, शक्ति। उसके कारण क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। किसमें हुआ, पृथ्वी की संरचना में। पृथ्वी की संरचना अपन ने बाहर से पढ़ ली थी, आज अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। देखो, पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। उसमें पृथ्वी एक आग का गोला थी, गर्म गैस का गोला थी। जो पृथ्वी पर जो तत्व थे वो एक जगह नहीं थे, स्थिर नहीं थे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो दूर दूर भाग रहे थे। इसके बाद में जैसे ही पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व है, जो हल्के तत्व थे, उन्होंने पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण किया, और जो भारी तत्व हैं उन भारी तत्वों ने किसका निर्माण किया, हमारी पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का निर्माण किया। आज अपन मोटा मोटी ये देख लेते, भू प्रॉपर्टी है उसकी मोटाई कितनी है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, देखो, और इसको ही अपन बोलेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी का निर्माण है मुख्य रूप से तत्वों से ही हुआ है। जो भारी तत्व थी, धातु थी, है ना, और वो धीरे धीरे उनसे क्या बनी, चट्टानें बनी, और उन चट्टानों को प्लेट कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के अंदर लगभग 19 प्रकार की प्लेटें हैं। कितनी प्लेट है, 19 प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, परत है ऐसी। अब अपन बात करते हैं कि इस पृथ्वी की जब अपन आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक संरचना में जिस प्रकार से, एक मैं ये गोला बना रहा हूं, यहां देखना आंतरिक संरचना कैसी होती है पृथ्वी की। जिस हिसाब से अपने शरीर पर जो सबसे बाहर का आवरण है वो क्या है, स्किन है, अपनी त्वचा है। तो यहां आप देख रहे हो पृथ्वी को जो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, आंतरिक संरचना 3 भागों में बांटा गया है। कितने बनगा के 3, एक तो यो जैसी, एक यो जैसी, एक यो जैसी। ठीक है, एक गोल और लगा था। अब देखिए, सबसे जो बाहर की परत है जिसके ऊपर जीवाश्म पाए जाते हैं, पेड़ पौधे हैं, अपन रहते हैं, उसको कहा जाता है प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है, प्रॉपर्टी। ठीक है, भू प्रॉपर्टी, ऊपर वाला भाग। इस ऊपर वाले भाग को ही पृथ्वी की त्वचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्वचा, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अधिकांशतः जो जीवाश्म होते हैं, और यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। अपनी मिट्टी क्या पाई जाती है, मिट्टी, मृदा पाई जाती है। जीवाश्म होते हैं, ये मृदा उपजाऊ होती है। अब जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं, आपने देखा होगा बोरिंग करते हैं लोग, कुआं खोदते हैं, तो का भाटो आयो, पत्थर आता है कि नहीं आता, इसका मतलब चट्टानें आ जाती है नीचे। यानी जो 2 नंबर पर जो परत आती है पृथ्वी की, उस परत में क्या है, अधिकांशतः चट्टानें हैं, चट्टानें हैं। और ये भाग सबसे मोटा है, सेकंड नंबर वाला, और इसे कहा जाता है मेंटल। क्या कहा जाता है, मेंटल। त्वचा है, और त्वचा के बाद में क्या आया, प्रॉपर्टी के बाद में क्या आ गया, मेंटल आ गई, दूसरी परत, जिसमें क्या है, अधिकांशतः क्या पाई जाती हैं, चट्टानें ही चट्टानें होती हैं। ठीक है, उसके बाद में अंदर की तरफ अपन जाते हैं, तीसरा भाग, उस तीसरे भाग को बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। ये बोल दिया क्रोड। ठीक है, इस क्रोड के 2 पार्ट हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक और बाह्य, ये बाहर वाला क्रोड हो गया, ये अंदर वाला क्रोड हो गया। ठीक है, इसके 2 भागों में क्यों बांटा, क्योंकि ये जो क्रोड है, इस क्रोड में जो पृथ्वी का जो पूरा टेम्परेचर, जिस समय पृथ्वी ठंडी हुई थी उस समय पृथ्वी की जो कुछ ऊष्मा थी वो इस बीच वाले भाग के अंदर रह गई, रुक गई। अपन देखते हैं कि जैसे जैसे अपन गड्ढा करते हैं, नीचे जाते हैं, तो तापमान क्या होता जाता है, कम होता है या बढ़ता है, तापमान बढ़ता चला जाता है, तापमान ज़्यादा है ज़्यादा। इसका मतलब ये अंदर की तरफ अपन जा रहे हैं, इसका मतलब केंद्रीय भाग में क्या है, गर्मी ज़्यादा है। वो गर्मी कहाँ से आई, जिस समय हमारी पृथ्वी ठंडी हुई थी तो वो ऊष्मा यहीं दब के रह गई थी बीच वाले भाग में। इसलिए जो कई बार आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि पृथ्वी का आंतरिक जब अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी का कौन से भाग में तापमान ज़्यादा होता है, तो आप बताओगे क्रोड में। कौन से में, क्रोड में। यानी बाहर से अपन जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है।
इसके दो भाग बना दिए मैंने, एक बाह्य करोड, एक आंतरिक करोड। आंतरिक करोड जो है वो है ठोस, ठीक है, क्या है, ठोस है, जबकि ये जो आपको दिख रहा है बाह्य करोड, ये तरल अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर पिंगली अवस्था में पाए जाते हैं कुछ धातुएं, और इसके अलावा जो अपनी चट्टानें होती हैं वो थोड़ी पिंगली हुई अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा। यहाँ बीच में क्या है, इस करोड का निर्माण हुआ अधिकांश लोहे से हुआ है, लोहा और निकल, है ना, लोहा और निकल से इस आंतरिक भाग, आंतरिक करोड का निर्माण हुआ है, और ये क्या है, ठोस होता है। ये होगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक बार फटाफट देख लो। सबसे बाहर वाली परत परपटी, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। इसके बाद में नीचे आती है, 2 नंबर पर आएगी मेंटल, जिसे कहते हैं, और मेंटल की मोटाई सबसे ज़्यादा। परीक्षा में प्रश्न आता है कि किस परत की मोटाई सबसे अधिक है, तो आप कौन सी बताएंगे, मेंटल की मोटाई सबसे अधिक है। उसके बाद में अंदर की तरफ जाते हैं, तो अंदर वाला जो भाग है उसे क्या, केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, कैसे केंद्रीय और कैसे क्रोड। क्रोड के भी 2 पार्ट है, एक लिक्विड वाला जिसे बाह्य भाग बोलते हैं, एक ठोस वाला जिसे आंतरिक क्रोड कहा जाता है। तापमान की बात करें तो इस आंतरिक क्रोड का तापमान सबसे अधिक होता है, लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि अपन बाहर बात करते हैं, कल ही अपन ने बात की थी कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, और या अपनी जो पृथ्वी की सतह है, यहाँ का औसत तापमान कितना है, औसत तापमान है हमारी पृथ्वी का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 14, और यहाँ कितना आ गया देखो, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब ऐसी एक व्यवस्था है अपनी, यानी चट्टानें हैं और नीचे चट्टानें हैं और नीचे चट्टानें हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी हुई थी तो चट्टानें बनी थी, और चट्टानें भी 2 प्रकार की मेन, एक भारी चट्टानें, कुछ हल्की चट्टानें। जो भारी चट्टानें थी वो धीरे धीरे क्या होगी, नीचे की तरफ बैठती चलेगी, और ऊपर वाली चट्टानें थी वो ऊपर रह गई, सॉरी हल्की जो चट्टानें थी वो ऊपर रह गई। ये हमारी इस पृथ्वी की व्यवस्था है, ऐसी हमारी पृथ्वी की संरचना है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी आंतरिक संरचना। अपन बात करें बाहरी संरचना। बाहर वाली संरचना में अपन देखते हैं इस अपनी भूप्रपटी के ऊपर क्या है, कहीं तो पहाड़ है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे गड्ढा है, बात समझ में आ रही है, कहीं पे कोई पठार है, इसी संरचना है, कहीं पे पेड़ उगे हुए हैं, कहीं पे मिट्टी का टिल्ला है ना, ये सारी चीजें हैं, कहीं पे घाटियां हैं, कहीं पे बर्फ है, यानी कि ऊपर भी क्या है, पूरी पृथ्वी की जो बाहर प्रपटी के ऊपर की जो व्यवस्था है वो ये व्यवस्था है अपनी, सब कुछ है। अब ये कह रहा है परिवर्तनकारी शक्तियां, ये कह रहा है कि अंदर वाली जो सिस्टम है, ये जो संरचना है, ये इसमें कोई परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, और बाहर वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर कोई परिवर्तन आ जाए, तो ऐसी शक्ति किसके कारण आए, जिनके कारण आए, उन शक्तियों को कहा जाएगा परिवर्तनकारी शक्तियां। ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, परिवर्तनकारी शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। देखो कौन कौन सी होती हैं। एक है बाह्य परिवर्तनकारी शक्ति और एक होती है आंतरिक परिवर्तनकारी शक्ति। पहले आंतरिक बता देता हूं कौन सी है। देखो आंतरिक परिवर्तनकारी शक्तियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से 2 का अपन अध्ययन करते हैं। एक तो आता है भूकंप। अरे भूकंप जमीन के नीचे आवा कि ऊपर आवा, जमीन के नीचे आता है। एक तो है आपके भूकंप, ठीक है। भूकंप किस पे, भूकंप मापने का, भूकंप से और ज्यादा कुछ आएगा नहीं। भूकंप मापी यंत्र का क्या नाम है, सिस्मोग्राफ। क्या है, सिस्मोग्राफ है। जैसे अपने बीपी नापते हैं ना, बीपी नापते हैं और वो यूं डॉक्टर दबाता है और वो उसके अंदर सुई चढ़ती जाती नीचे, उस पे जब 0.4 होता है, जब 4 इकाई का भूकंप आता है, इसे भूकंप से 2-3 लाइनें बता देता हूं। जब 4 इकाई का भूकंप आता है तो वो एक सामान्य भूकंप है जिससे हल्का सा अपने को झटका महसूस होता है। जब 3 इकाई का आता है तो बहुत ही कमजोर होता है, जिसका अपने को पता ही नहीं चलता है। 2 का है, 1 का है, तो उनसे तो कोई लेना देना अपने को नहीं। झटका महसूस कहाँ हुआ आपको, 4 के ऊपर झटका महसूस होता है, ये नुकसान नहीं करता, ठीक है। उसके बाद में जब 6 के आसपास आता है भूकंप की इकाई, रिएक्टर स्केल पर जब 6 इकाई पे भूकंप का झटका महसूस होता है तो वो क्या होता है, विनाशकारी होता है, ठीक है। जान माल की
नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। लेकिन जब ये 6 से ऊपर 7 और 7 से ऊपर का जब भूकंप आता है तो वो सर्वनाशी भूकंप होता है, सब कुछ तबाह कर देता है, कोई रोक नहीं सकता फिर उसको। ठीक है, तो प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर, कौन सा भूकंप, जो पॉइंट पूछे गए रिएक्टर स्केल पर कितने इकाई से अधिक का भूकंप है वो सर्वनाशी होता है, तो आप बताओगे 7 का। सामान्य भूकंप बताओगे आप 4 का, और विनाशकारी भूकंप आ जाएगा 6 के बाद में, जिसे 7 वाला विनाशकारी है, लेकिन ये सर्वनाशी है, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो यह हो गया भूकंप से संबंधित बातें। अब भूकंप क्या होता है, हमारी पृथ्वी की जो प्लेटें हैं नीचे, विवर्तनकारी जो प्लेटें हैं या जो चट्टानें हैं, उन चट्टानें क्या होती हैं, खिसकती रहती हैं, हिलती रहती हैं। ठीक है, भूकंप वही है जब जिस प्रकार से अपनी उंगलियों के नाखून बढ़ते हैं ना, धीरे धीरे इसी स्पीड से धीरे धीरे बढ़ती रहती है, घटती रहती है, कहीं पे आपस में टकरा भी जाती है, उसके कारण एक कंपन पैदा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। ये हमारा भूकंप जब जमीन के ऊपर आता है, पृथ्वी पर, या अपना जो जिसको अपन स्थल पर आता है, तब तो उसे भूकंप कह दिया। लेकिन यही भूकंप जब कहाँ आए, समुद्र के अंदर आए, समुद्र में नीचे, बात समझे, समुद्र के निचले भाग में जब ये भूकंप का झटका महसूस होता है, जब प्लेटें, समुद्र के नीचे वाली प्लेटें जब खिसकती है, तब क्या होता है, तब समुद्र का जो जल है उसके अंदर तेज गति से लहरें उठती हैं, और उन्हीं लहरों को कहा जाता है सुनामी। क्या कहा जाता है, सुनामी कह रहे हैं ना, सुनामी आ गई। सुनामी का मतलब पृथ्वी के नीचे, समुद्र के नीचे वाले भाग में तेज गति से भूकंप का आना, जिसके कारण तीव्र गति से लहरें समुद्र के अंदर उठेंगी। अब समुद्र के अंदर उठी हुई लहरें कहाँ जाएंगी, या तो समुद्र के गहरी भाग की तरफ जाएंगी जहां गहरा है, ठीक है, या फिर किधर जाएंगी, समुद्र तटीय भाग की तरफ जाएंगी, किनारे की तरफ बाहर जाएंगी। और किनारे पर क्या है, जमीन है, हमारे महाद्वीप है। इसका मतलब जैसे ही तेज गति से ये लहरें उठेंगी तो उससे भी क्या होगा, क्या होगा, नुकसान होगा कि नहीं होगा, यानी आसपास के जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। तो ये होगी आपकी दूसरी शक्ति। एक तो भूकंप हो गया, और दूसरी होगी आपके आंतरिक में आती है सुनामी। ठीक है, अब क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर के अत्यधिक तापमान के कारण पृथ्वी की चट्टानें हैं वो भी पिघलती रहती हैं। एक दिन में नहीं पिघलती है, पिघलती रहती है धीरे धीरे। जब पिघली हुई चट्टानें हैं वो हमारी पृथ्वी के नीचे आंतरिक भाग में चट्टानें हैं, वो पिघली अवस्था में हैं, तो वो क्या होंगी, वो चट्टानें पृथ्वी की इस भूपरपट्टी को क्रॉस करके एक लिक्विड पदार्थ के रूप में बाहर आएंगी, इसे, जिसे हम क्या कह देते हैं, लावा। क्या कह दिया, इस पदार्थ को लावा कह देते हैं, मैग्मा कह देते हैं। ठीक है, ये बाहर आ गया। पुराने समय में लोगों को पता नहीं था कि यार ये क्या हो रहा है, लोग ये कह रहे थे कि ये एक, फिर क्या होता है कि यहाँ एक रास्ता सा बन जाता है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आग निकल रही है और एक मुंह बन गया ऊपर। ठीक है, लोगों को पता चल गया कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से आग बाहर आती है गर्म। अब तो पता चल गया, पहले पता नहीं था लोगों को, अब तो पता चल गया कि इस प्रकार से चट्टानें पिघलती है, लावा है वो पिघली अवस्था में चट्टानें बाहर आती है, जिसे लावा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, अब ये अंदर से आई, परिवर्तन किया पृथ्वी पर, संरचना में कैसे परिवर्तन किया, जो नीचे जो चट्टानों का व्यवस्था थी वो व्यवस्था तो बिगड़ी, और ऊपर आकर के इसने इस पृथ्वी की बाह्य जो सतह है उस पर नई चीजों का निर्माण कर दिया। पठारों का निर्माण हुआ, लावा का पठार सुना है, दक्षिणी भारत में पठार, काली भूमि है ना, जमीन काली होती है आसपास में, यानी कि नई चीजों का निर्माण किया। ठीक है, इसलिए आंतरिक जो शक्तियां होती हैं, परिवर्तनकारी शक्तियां, उन्हें निर्माणकारी शक्तियां कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी की सतह पर कुछ न कुछ निर्माण किया है। ठीक है, भूकंप को छोड़ दीजिए, मेन क्या आई, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के कारण क्या हुआ, नई चीजों का निर्माण हुआ। ठीक है, अब यहां से ये जो ज्वालामुखी हैं, कुछ ज्वालामुखी तो ऐसी होती हैं जिनमें लगातार क्या होता रहता है, लावा बाहर आता रहता है, जिन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। बात समझ में आ गई। और कुछ ऐसी ज्वालामुखी होती हैं जिनमें कोई साल में एक बार आया, कई बार 2 बार आया, है ना, रुक के आते हैं, साल में 1 महीने में 1 बार, इस हिसाब से। और कुछ ऐसी ज्वालामुखियां भी होती हैं जो पहले तो लावा आता था लेकिन अब पूरी तरह से क्या हो गई है,
बंद हो गई हैं, उनमें से कोई लावा आता नहीं है, इस ऐसी ज्वालामुखी को निष्क्रिय ज्वालामुखी कह देते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? जब मैं महासागर करवा रहा था उस समय बताया था, जो एशिया और आपका ऑस्ट्रेलिया के सहारे वाला जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। इसलिए उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आग की एक रिंग बन जाती है ना, फायर रिंग कहा जाता है, अग्नि वलय कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये तीसरी जो परिवर्तनकारी आंतरिक शक्ति कौन सी होगी? ज्वालामुखी। लो जी, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं बाह्य शक्तियां, परिवर्तनकारी शक्तियां कौन सी होती हैं। तो देखो, बाहर वाली किसे प्रभावित करेगी? पृथ्वी की कौन सी संरचना को प्रभावित करेंगी बाह्य शक्तियां? सब बाहरी प्रॉपर्टी को प्रभावित करने वाली है। और अभी मैंने कहा था प्रॉपर्टी पर कहीं पे पठार है, कहीं पे चट्टाने हैं, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे मिट्टी के टीले हैं। ठीक है। तो ये जो बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियां होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। कुछ तो ऐसी शक्ति होती है जो स्थान पर रह करके ही परिवर्तन करती है, जिसे बोलते हैं स्थैनिक। क्या बोल दिया? स्थैनिक। जैसे कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, अपने पहाड़ है, अपने चट्टानें पड़ी हैं बाहर, कुछ रासायनिक क्रियाओं के कारण या भौतिक क्रियाओं के कारण वो चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर क्या हो, धीरे धीरे टूटती रहे। ठीक है। उसको तो बोला जाता है स्थैनिक शक्ति को अपक्षय। क्या बोला जाता है? अपक्षय। और रीट में यहां से प्रश्न उठाया गया था। अपक्षय किसे बोला गया? स्थान पर रह करके, जैसे चट्टानें पड़ी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई? एक बार पॉज कर देते हैं। हाँ, तो एक तो शक्ति होती है बाह्य के अंदर स्थैनिक, और जिसे बोलते हैं अपक्षय। क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये कोई चट्टान है। ठीक है। ये चट्टान पड़ी है, अपन देखते हैं ना खूब सारी पहाड़ियां हैं अपनी, इनका सूर्य के प्रकाश के कारण या फिर वर्षा लगातार गिरती रहती है या फिर हवा की रगड़न के कारण ये धीरे धीरे क्या होती हैं? चट्टानें टूटती हैं। चट्टानें टूटेंगी ऐसे से, और चट्टानों को टूटने को क्या बोलते हैं? अपक्षय बोला जाता है। अब अपक्षय के कारण क्या क्या है, और ये वैसे तो बाह्य परिवर्तनकारी शक्ति है, अपन पढ़ रहे हैं उसका एक पार्ट पढ़ रहे हैं अपक्षय। स्थैनिक है, यानी कि चट्टान टूटी हो, ये टूटने के बाद में यहीं की यहीं रहेगी। ऐसा है नहीं कि दूर जगह चली गई है, यहीं है, एक ही जगह पर उसी स्थान के ऊपर टूटी। कारण क्या है? आपने कहा एक तो आया तापमान, और तापमान जैसे कि तापमान कैसे कारक बनता है इसका? सूर्य का प्रकाश जब इन चट्टानों के ऊपर गिरता रहता है तो चट्टानें फैलती हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश नहीं गिरेगा तो चट्टानें पुनः सिकुड़ेंगी, यानी कि गर्मियों में चट्टानें फैलेंगी और सर्दियों में चट्टानें सिकुड़ेंगी। इस प्रकार से कई वर्षों तक लगातार फैलना और सिकुड़ने के कारण ये चट्टानें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? कमज़ोर होती चली जाएंगी, और इनके कुछ टुकड़े हैं वो टूट टूट के बारीक कणों के रूप में अलग होने लग जाएंगे। ठीक है। तापमान के अलावा अपन बात करते हैं वर्षा की। वर्षा भी क्या है? एक बाह्य परिवर्तनकारी शक्ति है। इसको अपन अपक्षय में देखेंगे वर्षा, या इसको पानी ले लो आप। पानी किसी का भी हो सकता है, पानी नदी का भी हो सकता है, बरसात का पानी भी हो सकता है। ये क्या होगा? जैसे ही बरसात का पानी या जो जल है इन चट्टानों के ऊपर गिरेगा तो चट्टानों के अंदर सूर्य के प्रकाश के कारण जो कुछ दरारें, तापमान के कारण जो कुछ दरारें बन गई थी, या और भी कारण हो सकते हैं दरारों के, तो पानी धीरे धीरे क्या जाएगा? इनके अंदर प्रवेश कर जाएगा। और इसी प्रकार से बरसात के दिनों में चट्टानों के अंदर पानी गया, उसके बाद में बारिश नहीं हुई, टेम्परेचर ज़्यादा रहा, दोबारा यही क्रिया हुई, दोबारा कई इस साल में कई दिनों के बाद में दोबारा बारिश आई। इसका मतलब लगातार भीगना और सूखना, उसके कारण भी क्या हो जाएंगी? चट्टानें कमज़ोर हो जाएंगी और चट्टानें धीरे धीरे कणों के रूप में टूटने लग जाएगी। इसे भी क्या कह दिया है? अपक्षय कह दिया। ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गए भौतिक कारण, और कुछ होते हैं रासायनिक कारण। जैसे ऑक्सीजन ने क्रिया कर ली तो इसको ऑक्सीकरण बोल दिया, है ना। कार्बनीकरण इसको बोल दिया, कार्बनीकरण बोल दिया। मतलब कुछ रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के कारण चट्टानों का टूट जाना, कमज़ोर होकर के टूटना उसी स्थान के ऊपर, वो कहलाता है अपक्षय।
अब परिवर्तन, पृथ्वी की संरचना में परिवर्तनकारी शक्ति अपन पढ़ रहे हैं। तो पहले ये चट्टान थी तो संरचना पृथ्वी की अलग थी, अब ये चट्टान यहाँ से टूट जाएगी तो संरचना में परिवर्तन आ गया। चूंकि ये बाहरी कारक इसमें काम आ रहे हैं, इसलिए इसे बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियां बोल दिया अपक्षय को। इसके अलावा अभी अपन बात कर रहे थे पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे हैं वो भी बाहरी परिवर्तनकारी शक्ति में शामिल हैं? क्यों? क्योंकि जब पेड़ पौधे उग जाते हैं, जाकर के चट्टानों में उगेंगे तो वो अपनी जड़ें हैं वो चट्टानों तक फैला देते हैं। जैसे इसके कारण चट्टानों में जगह हो जाती है, पानी उनके अंदर भर जाता है और चट्टानें धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है, चट्टानें कमजोर हो जाती है। अब अपन बात करते हैं, ये तो स्थैनिक हुई, यानी कि चट्टानों का क्या होना, उसी स्थान पर टूट जाना, कमजोर होकर दानों के रूप में, कणों के रूप में। और एक चीज बड़ी काम की है, ये मिट्टी का निर्माण भी ऐसे ही हुआ था। अपनी जो मृदा का निर्माण चट्टानों से ही हुआ है। जब शुरुआत में जब हमारी पृथ्वी बनी थी तो कठोर चट्टानें ही बनी थी, अब ये मिट्टी बनी वो भी इन्हीं चट्टानों के टूटने से। और ये अपक्षय की क्रिया है वो एक दिन में नहीं होती है, बहुत वर्ष लग जाते हैं। एक चट्टान टूटने में लाखों साल लग जाते हैं, तभी तो मिट्टी का निर्माण होता रहता है ना, तभी तो मिट्टी बनी थी ये देखो। और ये मिट्टी उपजाऊ होती है, क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। अब दूसरी बात करते हैं अपन गतिक शक्तियां कौन सी होती हैं। गतिक शक्तियों का मतलब है कि जब चट्टान टूटी और इस प्रकार से कणों के रूप में है, मौजूद है, अब इन कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, कौन ले जा सकता है? अपन कहेंगे कि साहब ये एक तो हवा के साथ में जा सकते हैं, दूसरी बात कैसे जा सकते हैं, पानी के साथ में जा सकते हैं। नदी आई, पानी आया, बहा करके ले गई यहाँ से। यानी कि जो यहाँ पर ये मिट्टी बन गई थी, चट्टान के कण टूटने के कारण जो मिट्टी बनी थी, इस मिट्टी को पानी ने या हवा ने इस स्थान से ले जाकर के दूसरे स्थान पर पटक दिया। यानी कि इस प्रकार से यहाँ क्या हुआ, इस मिट्टी का क्या हो गया, कटाव हो गया। और उस कटाव को क्या बोलते हैं, अपरदन बोलते हैं। तो गतिक कारण जो होता है वो क्या हो गया, अपरदन। अपरदन का मतलब कटना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो वाहक का काम करता है वो कौन करता है, कौन है, हवा है या फिर पानी है। कई बार क्या होता है कि अपन ने 2 ट्रॉली लाई मिट्टी की, अपनी डाल दी कि भाई चलो जगह रहेगी, लेकिन जब बारिश का पानी आता है तो वही मिट्टी क्या होती है, वहाँ से बह जाती है। यानी परिवर्तन कर दिया जल ने, जो संरचना थी उसमें परिवर्तन कर दिया। उसी हिसाब से अपन बात करें रेगिस्तान में, एक टीला है, एक रेगिस्तान का मान लीजिए ये टीला है मिट्टी का। इस टीले में जैसे जैसे हवा आती है वो हवा क्या करेगी, इस मिट्टी को यहाँ से उड़ाना स्टार्ट करेगी। ये उड़ाना स्टार्ट किया और दूसरी जगह पर लाके जमा कर दिया। यानी परिवर्तन किया कि नहीं किया, है ना। पृथ्वी की बाहरी संरचना में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोल दिया, बाह्य परिवर्तन। ना यहाँ इसका कारण बन गया आपकी हवा, यानी कि हवा ने पृथ्वी की संरचना में यहाँ परिवर्तन कर दिया, एक टीले से दूसरी जगह लेके चली गई हवा। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये शक्तियाँ हो गई अपनी बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियाँ, और अपन ने पढ़ ली थी आंतरिक परिवर्तनकारी शक्तियाँ। तो ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। अब अपन बात कर लेते हैं छोटा सा, तो 1 मिनट में इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, और उसके बाद में भर्ती में जो एग्ज़ाम हुई है रीट वाली, आज तक इसमें से कौन कौन से सवाल आए हैं, 2-3 सवाल आए हैं, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो फटाफट इसको रिपीट करते हैं। पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियाँ कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, कौन सी, आंतरिक बाह्य शक्ति और आंतरिक परिवर्तनकारी शक्ति और बाह्य परिवर्तनकारी शक्ति। आंतरिक में क्या आया, भूकंप आया, सुनामी आई और ज्वालामुखी आया। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ, लावा बाहर आया, कोई नई नई चीज़ों का निर्माण हुआ। अतः आंतरिक परिवर्तनकारी शक्ति को क्या कहा गया, आंतरिक को कहा गया आपके निर्माणकारी शक्तियाँ। कोई नई चीज़ का निर्माण हुआ है अपनी स्थल आकृति के ऊपर। उसके बाद में अपन ने देखा बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियाँ कौन कौन सी आई, कुछ भौतिक कारक और कुछ रासायनिक कारक। 2 प्रकार की हुई, एक हुई अपक्षय और एक हुई अपरदन। अपक्षय का मतलब क्या हुआ, जब पृथ्वी की सतह पर कोई चट्टान या कोई पत्थर जब उसी स्थान पर टूटता है, छोटे छोटे बारीक कणों में बदल जाता है, तो उसे अपक्षय कहते हैं। और जब हवा या फिर पानी के द्वारा या किसी अन्य साधन के द्वारा उस एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके या उड़ करके चला जाए तो उसे कहा गया अपरदन। ठीक है,
और बाह्य शक्तियों के अंदर क्या आया, अपना सूर्य का तापमान अपन ने देख लिया। इसके अलावा अपन ने देखा कि जल है वो है, वायु हो गई, कुछ मनुष्य भी अपन ने कारक देखा, पेड़ पौधों को भी अपन ने कारक देखा। तो ये हुई आपकी बाह्य परिवर्तनकारी शक्तियाँ। सवाल क्या आए थे, सवाल 2 बार तो सवाल पूछा गया है आपके रीट में, ये कि अपर्दन और अपक्षय दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ये आया 2 बार। यही प्रश्न घुमा के पूछा गया, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अनाच्छादन। क्या कहते हैं, अनाच्छादन। अब ये क्या होता है अनाच्छादन, अनाच्छादन को अपन विपरीत करते हैं तो उसे बोलते हैं आच्छादन। आच्छादन का मतलब होता है ढका हुआ, यानी पृथ्वी का जो स्थल है वो कहीं न कहीं पेड़ों से ढका हुआ है, कहीं मिट्टी से ढका हुआ है, कहीं पहाड़ों से ढका हुआ है। यदि ये दोनों प्रक्रियाएं हो जाएं, अपर्दन और अपक्षय, तो वो आच्छादन है वो कमज़ोर पड़ जाता है। वो जो कण है, मिट्टी है तो मिट्टी के कण दूर दूर हो जाएंगे, चट्टानें हैं चट्टानों के कण दूर दूर हो जाएंगे, यानी आच्छादन है वो कमज़ोर होगा। और आच्छादन कमज़ोर होगा तो उसे नाम दिया जाएगा अनाच्छादन। क्या दिया जाएगा, अनाच्छादन। 2 बार तो ये सवाल पूछा गया। एक बार सवाल आया था कि यू आकार की घाटी कौन बनाता है, नदी बनाती है, हवा बनाती है या हिमानी बनाती है। तो इसका सही आंसर है हिमानी है, वो यू आकार की घाटी बनाती है। क्या होता है हिमानी, जो अपने ग्लेशियर हैं, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पर वायु इतनी ठंडी होती है कि जब वर्षा वाली बूंदें पृथ्वी पर वहाँ बरसने वाली होती हैं तो वो ठंडी होकर के बर्फ़ में बदल जाती है और वर्षा की जगह बर्फ़ ही गिरती है, जिसे स्नोफॉल कहते हैं, हिमपात कहते हैं। वो बर्फ़ नीचे आकर के एक जगह पर जम जाती हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण धीरे धीरे वो नीचे की तरफ धंसती है। जब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ धंसेगी तो एक यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न अपन और देख लेते हैं कि नदी है वो कैसी घाटी बनाती है। तो नदी है वो बनाती है आपके वी के आकार की। जब किसी सतह के ऊपर नदी जो है वो गिरती है तो नीचे गहरा गड्ढा बनाती है और उसके किनारे हैं वो इस हिसाब से चौड़े होते हैं। तो ये एक संरचना बनती है, वो वी आकार की संरचना बनती है। तो ये थी अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ, पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियाँ। जल्दी ही नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।